नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। तो अपने अभी तक संघीय व्यवस्था की बात कर रहे थे और संघीय व्यवस्था के अंदर संघीय कार्यपालिका और संघीय विधायिका जो है दोनों की चर्चा कर चुके हैं। अब अपने जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब अपने संघीय स्तर की विधायिका और कार्यपालिका की बात कर ली है, तो अब जो अपना बचा हुआ अंग है संघ के स्तर पर, वो है संघीय न्यायपालिका। तो अब अपने संघीय न्यायपालिका की बात करेंगे। संघीय न्यायपालिका, यह जो संघीय न्यायपालिका होती है इसको अपने उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्चतम न्यायालय। तो अभी जो बात अपने करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय, या जिसको शॉर्ट के अंदर अपने सुप्रीम, इंग्लिश के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और अपने लिखने के लिए इसको SC कहते हैं। न्यायपालिका के बारे में अपने को एक बात का ध्यान रखना है कि जब अपने विधायिका और कार्यपालिका की बात करते हैं तो उसके अंदर संघीय व्यवस्था लागू होती है। मतलब कि केंद्र की विधायिका और केंद्र की कार्यकारिणी जो है या कार्यपालिका जो है, वह राज्य की विधायिका और राज्य के कार्यपालिका से पृथक होती है। दोनों का अपना अपना शक्ति का स्रोत है। राज्य स्तर पर अलग संविधान के प्रावधान है, केंद्र स्तर पर अलग प्रावधान है। परंतु न्यायपालिका के अंदर, भारत के अंदर संघीय व्यवस्था लागू नहीं की है। और भारत की जो न्यायपालिका है वह एक प्रकार से एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय केवल केंद्र सरकार का है, उच्चतम न्यायालय पूरे भारत का है। वैसे ही ऐसा नहीं होता है कि जो राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं, जो हाईकोर्ट बनाए जाते हैं, वो हाईकोर्ट किसी एक राज्य विशेष के लिए काम करता है। वह हाईकोर्ट जो है वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कानूनों की मूल्यांकन कर सकता है, दोनों सरकारों के कानूनों की विवेचना कर सकता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है उसके अंदर अपने एकीकृत व्यवस्था लागू करते हैं। एक क्रम बना हुआ है। यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा है, फिर आपका हाई कोर्ट बैठा है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठा है और फिर अपने इसको एक अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, वो होते हैं। यह एक क्रम है, ना तो ये केंद्र का है ना ये राज्य का है। ये हिरार्की चलती है, एक पदानुक्रम चलता है। जबकि ऐसा नहीं है कि संसद के नीचे जो है वो विधानसभा आती है, ऐसा नहीं कह सकते अपने। क्योंकि विधानसभा का अपना एक शक्ति का स्रोत है, अपना एक उत्तरदायित्व। संसद का अपने का स्रोत है, अपना एक उत्तरदायित्व है। या विधानसभा से मामला निकलने के बाद संसद में नहीं जाता है, जबकि यहाँ पर हाईकोर्ट से निकलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसलिए अपने कहते हैं कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका की व्यवस्था लागू हुई है वह एक एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है, ना कि न्यायपालिका के मामले में अपने संघीय व्यवस्था लागू की है, जैसा कि अपने को कार्यपालिका और विधायिका के अंदर देखने को मिलती है। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। तो भारत ने न्यायपालिका के मामले में जो है, भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था जो है एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, कि उच्चतम न्यायालय कैसे गठित किया जाता है, इसके अंदर जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है और जजों से संबंधित अन्य प्रावधान या उच्चतम न्यायालय के संबंधित जो अन्य प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की अगर अपने बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो अपने को पढ़ना पड़ता है अनुच्छेद संख्या 124। तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद 124 के अंदर देखने को मिलता है। अनुच्छेद 124 आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट का गठन, कि सुप्रीम कोर्ट भारत का कैसे बनेगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस अन्य जज, अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत के अंदर जो उच्चतम न्यायालय है उसके अंदर कितने जज होंगे? एक तो मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही होगा। बिना मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व संभव नहीं है। तो जब भी उच्चतम न्यायालय होगा वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा रहेगा, एनी टाइम रहेगा। परंतु उच्चतम एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, यह किसके द्वारा निर्धारित? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है।
तो संसद जो है समय समय के ऊपर भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है। वर्तमान के अंदर जो है वह स्ट्रेंथ है वो है 1+33। 1+33 का मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। हालांकि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर जो संख्या हुआ करती थी वो 1+7 हुआ करती थी, परंतु जरूरत के अनुसार भारत के अंदर जो न्यायपालिका उसके ऊपर कार्यभार बढ़ता चला गया और बढ़ते कार्यभार के कारण संसद ने अलग अलग समय के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय के अंदर जजों की संख्या को बदला है। वर्तमान में जज कितने हैं? 1+33 जज यहां पर बैठते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जो अनुच्छेद 124 अपने को कहता है वह बताता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अगर अपने संवैधानिक प्रावधान की बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, तो संवैधानिक प्रावधान तो यह कहता है, संविधान तो यह कहता है, संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। परंतु वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। तो ऐसी बात भारत के संविधान में लिखी गई है, सलाह लेगा, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। यह बात संविधान के अंदर लिखी गई है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता के अंदर जो भारत के अंदर जो न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय जो है, इसके अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके अंदर एक विशेष व्यवस्था लगती है जिसको अपने कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसका जो उल्लेख है वो कहां देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी अपने बात करते हैं। तो संवैधानिक आधार पर तो जो न्यायपालिका है उसके अंदर जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जानी चाहिए? उसके द्वारा जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव के अंदर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कोलेजियम सिस्टम का अनुसरण करते हुए। कोलेजियम सिस्टम होता क्या है उसकी अपने बात करते हैं। वास्तविकता में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम, या जिसको अपने कोलेजियम प्रणाली कहते हैं, कोलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। इसका विकास या इस तंत्र का विकास कैसे हुआ है? इस तंत्र का विकास सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हुआ है, जिसमें 1983 का प्रथम जज केस, प्रथम जज मामला, 1992 का द्वितीय जज मामला, तथा 1999 का तृतीय मामला है। तृतीय जज मामला या तृतीय न्यायाधीश मामला भी कह सकते हैं, मामला शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग निर्णय दिए थे। 1982 के बाद से यह विवाद शुरू हुआ था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए। अगर संविधान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, चूंकि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, तो क्या जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऐसा 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग निर्णय दिए हैं और तीनों निर्णयों का संयुक्त या तीनों निर्णयों का जो निष्कर्ष निकलता है वह निकलता है कोलेजियम प्रणाली के अंदर, जो कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब वर्तमान में कैसे होता है या वास्तविकता में यह काम होता कैसे है? वर्तमान में
मुख्य न्यायाधीश जिसको अपने सीजीआई कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के आदेश तो कौन जारी करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति के आदेश तो जारी कौन करता है? आदेश तो अब भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है, परंतु वह अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा? जो नाम का चयन है या जो नाम का निर्धारण है, उसके लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है जिसको अपने कोलिजियम कहते हैं। इस समिति के अंदर कौन कौन होते हैं? तो इस समिति के अंदर भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये समिति जो है वह नाम की सिफारिश करती है कि इस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए, और इस सिफारिश के आधार पर उस व्यक्ति को नियुक्त करने के आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। अब यहां पर बात यह आती है कि इस समिति के द्वारा जो भी सिफारिश राष्ट्रपति को दी जाती है, क्या वह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, या क्या राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि जिस भी नाम का निर्धारण इस समिति के द्वारा किया गया है उस व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाया जाए? तो क्या यह आवश्यक है या नहीं है? तो इस संदर्भ के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि कोलिजियम द्वारा दी गई सिफारिश को, कोलिजियम द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। तो जो बात मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए या संसद के द्वारा पारित कानून के लिए लागू होती है, वही बात यहाँ कोलिजियम की सिफारिश पर भी लागू होती है। तो कोलिजियम ने अगर कहा कि इन 5 व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए, अगर राष्ट्रपति को उनमें से कोई नाम पसंद नहीं आया तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो पुनर्विचार के लिए वापस कोलिजियम के पास भेज दिया जाएगा। परंतु यदि कोलिजियम पुनर्विचार के बाद भी अपनी सिफारिश के ऊपर अड़ा रहता है कि नहीं, हमें तो यह व्यक्ति सही लग रहा है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि फिर भी कोलिजियम सिस्टम के अंदर समस्या आ जाती है, क्योंकि जो कोलिजियम के द्वारा नामों की सिफारिश की जाती है उनका आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं होती है कि कितने समय के अंदर वह आदेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति यहां पर अपनी जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जेबी वीटो शक्ति के तहत वह मामले को लंबित रख सकता है, नकार नहीं सकता। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला। अब बात आती है इसके अंदर कोलिजियम सिस्टम के अंदर एक और बात होती है, ध्यान रखना आप, कि भारत का मुख्य न्याय सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यह पहले से ही तय कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अगर कोई न्यायाधीश है वो रिटायर हो गया, मुख्य न्यायाधीश अपने सेवानिवृत्त हो गया, तो उसके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह स्वतः ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। तो सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई पक्षपात की संभावना यहां पर नहीं रहती है कि किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। हालांकि 1982 से पहले सरकार ने 2 बार ऐसा किया था कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश था उसको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाकर बाकी
किसी दूसरे या जूनियर जज को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। हालांकि 1982 के बाद जब प्रथम जज केस आया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि अगर सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा। अतः उसके बाद से भारत के अंदर परंपरा ये रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश है वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई अपवाद जो है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब बात आती है न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, कौन व्यक्ति जो है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। पहली बात, दो ही योग्यता है, एक तो वह भारत का नागरिक चाहिए। इस कंडीशन का तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन होना चाहते हैं तो आपके पास भारत की नागरिकता अनिवार्य है। बिना नागरिकता के आप भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकते। आपको कोई भी संवैधानिक पद नहीं दिया जा सकता जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये शर्त तो यहां पर भी लागू होती है। दूसरी शर्त क्या है यहां पर, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जिसको न्यायाधीश बनाया जा रहा है उच्च न्यायालय में जज के तौर पर या न्यायाधीश के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो वह 5 वर्ष तक सुप्रीम हाई कोर्ट का जज रहा हुआ होना चाहिए, या तो उसके पास ये शर्त हो, अथवा दूसरी शर्त जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अदालत का 10 वर्ष का अनुभव। तो अगर आप हुए, परंतु अगर आप किसी हाई कोर्ट में, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक अगर आपने वकालत की है तो भी आप भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य माने जाएंगे। अगर आपके पास ये भी शर्त नहीं है तो आपको एक और शर्त इनमें से एक और विकल्प दिया जाता है, अथवा में क्या आ जाता है, राष्ट्रपति की नजर में न्यायविद होना चाहिए। तो चाहे उसके पास अनुभव है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वह एक न्यायविद है, कानून का जानकार है, कानून का विशेषज्ञ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ऐसी बात संविधान के अंदर लिखी गई है, परंतु वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम का निर्धारण जो है वह सुप्रीम कोर्ट स्वयं के कोलिजियम के द्वारा किया जाता है। परंतु अगर अपने संविधान में वर्णित शर्तों की बात करें तो उस व्यक्ति को इन तीनों में से कोई ना कोई एक शर्त जो है उसको पूरा करना होता है, और अगर वह इन शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होता है। ठीक है, अब और क्या बात अपने को जाननी है इसके बारे में। दूसरी बात, न्यायाधीश की पद कितनी होती है, कितने वर्ष तक वह अपने पद पर रहता है। तो अगर अपने न्यायाधीश की पद अवधि की बात करें, पहली बात वह राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, इस्तीफा सौंप सकता है। दूसरी बात, वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष। तो अगर वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो भी उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कौन सा पद, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो होता है, अथवा या उसे संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। और
ये दोनों शर्तें तो चलो स्वाभाविक है। यहां पर अगर अपने बात करें कि संसद उसको कैसे हटा सकती है, तो जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने का तरीका होता है वो अपने देख लेते हैं। सॉरी, कोई भी न्यायाधीश को केवल 2 आधार पर हटाया जा सकता है। उसकी 2 ही गलतियां हैं पर हटाया जा सकता है। 2 ही स्थिति के अंदर आप मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश को हटा सकते हैं। एक तो है अक्षमता, कि अगर आप प्रूव कर देते हैं कि उस व्यक्ति के पास क्षमता ही नहीं है उस पद पर बने रहने के कारण, चाहे वो उसकी शारीरिक बीमारी के कारण है, चाहे वो उसकी मानसिक बीमारी के कारण है, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों से उसके अंदर क्षमता नहीं है। दूसरा जो है वो होती है सत्यापित कदाचार। सत्यापित कदाचार, या जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि अगर उसने सही से बिहेव नहीं किया है। अब सही से बिहेव किया है या नहीं किया है, यह कौन निर्धारित करेगा? संसद द्वारा गठित समिति, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस किसी एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस एक कानूनविद होता है। तो इन 3 लोगों की एक समिति बनाई जाती है जानने के लिए कि सच में उस न्यायाधीश ने कदाचार किया है या नहीं किया। अगर इस समिति की रिपोर्ट के अंदर यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने कदाचार किया है, तभी उसके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव चल सकता है, अन्यथा उसके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव नहीं चल सकता। तो संसद या राष्ट्रपति दोनों निर्धारित नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति ने कदाचार किया या नहीं किया। उस व्यक्ति के कदाचार का निर्धारण करने के लिए भी एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है, हाईकोर्ट के किसी एक मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है और एक कानूनविद या कानून विशेषज्ञ को रखा जाता है। अब अगर मामला खुद मुख्य न्यायाधीश के ही खिलाफ है, तो फिर उस व्यक्ति को इस जांच समिति में तो नहीं बिठाया जा सकता। तो फिर मुख्य न्यायाधीश की जगह जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसको इस समिति में बिठाया जाता है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव जो है, दोनों में महाभियोग प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो सामान्य बहुमत से आप न्यायाधीश को नहीं हटा सकते, आपको विशेष बहुमत से जो है विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए। तो आपको दोनों सदनों के अंदर जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है, पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये होती है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। हालांकि कुछ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, परंतु वह कार्रवाई जो है वह किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाई है, और अंततः अपने ये कह सकते हैं कि भारत में आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वह अपने पद पर बना रहता है या पद खाली कर देता है। दूसरी बात आती है उसको शपथ देने की। तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। हालांकि वह शपथ के अंदर संविधान का संरक्षण करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। संविधान का संरक्षण करने की शपथ केवल 2 ही व्यक्ति लेते हैं, वो होता है भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। इसके अलावा सभी लोग जो हैं वह संविधान की पालना करने की जिम्मेदारी लेता है, और उसी क्रम में जो न्यायाधीश होता है वह भी संविधान की पालना करने की जिम्मेदारी ही लेता है। यह है भारत के न्यायाधीश से जुड़े हुए मुद्दे। दूसरी बात, कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद
किसी अन्य न्यायालय में, किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। और अपने ये जानते हैं कि जो उच्चतम के न्यायाधीश है, इनकी सैलरी और पेंशन जो होती है वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। मतलब कि लोकसभा के द्वारा उस पैसे के ऊपर कोई मतदान नहीं किया जाता है। जब अपने पिछली क्लास के अंदर धन विधेयक की बात कर रहे थे, और धन विधेयक के बाद अपने जब बजट की बात की थी, जिसमें अपने देखा था कि संसद के द्वारा एक विनियोग प्रस्ताव पारित या विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जिसके अंदर संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया गया व्यय शामिल किया जाता है। तो जो संचित निधि के अंदर भारित व्यय कौन सा होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी और पेंशन दोनों ही संचित निधि से भारित व्यय का भाग होते हैं। ठीक है। ये जो है, ये है वो प्रावधान जो संसद भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़े हुए होते हैं। अब ये तो सारे स्थायी न्यायाधीश होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों के अंदर, कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं और कौन नियुक्त करता है उसकी बात अपने करते हैं। एक होता है भारत का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, देखो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जरूरत कब पड़ेगी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जरूरत तब पड़ेगी जब भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है। उदाहरण के लिए वो 10 दिन के लिए इलाज करवाने दूसरे देश में चला गया, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है वो खाली हो गया। ऐसे में तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के बिना तो उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो जब भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता है, उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति वरिष्ठतम जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है। दूसरा होता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो, मतलब कि काम ज्यादा और जज कम है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो अगर ऐसा हो रखा है कि किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम ज्यादा और जजों के पद रिक्त पड़े हैं, तो फिर एक अलग काल के लिए कुछ लोगों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। यह नियुक्ति कौन करता है? यह नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। परंतु भारत का मुख्य न्यायाधीश ऐसी नियुक्ति करने से पहले किससे परामर्श करेगा? भारत के राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। और किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है। वैसे ही जरूरत पड़ने के अंदर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन कौन आते हैं इसके अंदर? सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को
अपनी सेवाएं देने के लिए कह सकता है, सेवाएं देने के लिए कह सकता है। तो ऐसे सारे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको बुलाया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम ज्यादा हो। और यह बुलाने का जो अधिकार है किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, परंतु वह ऐसा करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से परामर्श करता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इन लोगों को भी न्यायाधीश लगाया जा सकता है। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की। ठीक है, अब यहां पर बात आता है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा या कहां होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? तो अपने को यहां पर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है कि वह दिल्ली में होगा या चेन्नई में होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से निर्धारित किया जाता है। तो निर्धारित कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, परंतु वह किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति से सलाह लेगा। उसके बाद वह कह सकता है कि आज से सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में नहीं चलेगा, कोलकाता में चलेगा। या वो ये कह सकता है कि आज से सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली में चलेगा, परंतु इसकी एक ब्रांच जो है, शाखा जो है, वह चेन्नई में भी चलेगी। तो ऐसा निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। परंतु ऐसा करते समय वह भारत के राष्ट्रपति से परामर्श करता है, राष्ट्रपति से सलाह लेता है। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का। अब अपने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से मामले लाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, कि सुप्रीम कोर्ट कौन से मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसका जो सबसे मुख्य काम होता है वो होता है मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि ये मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचते हैं, बाकी किसी न्यायालय के पास इन मामलों की सुनने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले होते हैं संघ व राज्य, या दो राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, दो राज्यों में विवाद। तो अगर कोई विवाद है जो कि जिसके अंदर एक पक्ष केंद्र सरकार है और एक पक्ष राज्य सरकार है, या कोई ऐसा विवाद है जिसके अंदर एक पक्ष जो है वह कोई दूसरा राज्य है और दूसरा पक्ष कोई दूसरा राज्य ही है, तो अगर दो राज्यों की लड़ाई हो रही है तो कौन सा उच्च न्यायालय उसके अंदर जाएगा? कौन से राज्य का उच्च न्यायालय वहां पर सुनवाई करेगा? वैसे जब बात केंद्र की और राज्य की हो रही है तो कोई उच्च न्यायालय के अंदर मामला नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहां पर आएगा? उच्चतम न्यायालय में आएगा। तो ये उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी विवाद, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई विरोधाभास है, तो वह मामला डायरेक्ट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, अन्य किसी न्यायालय के पास नहीं जाएगा। वैसे इसके पास अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरा जो होता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र का मतलब है ऐसे मामले हाईकोर्ट से हस्तांतरित होकर यहां पर आते हैं, हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है। तो आप किन किन मामलों में हाईकोर्ट के खिलाफ अपील कर सकते हैं? देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, वास्तविकता में इनको समझा नहीं जा सकता इतनी संक्षिप्त के अंदर, परंतु अपने को केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि हाईकोर्ट अपने निर्णय में यह कहता है कि इस विवाद में या इस मामला, जो भी मामला चल रहा है, संविधान की व्याख्या की जरूरत है, की व्याख्या की जरूरत है, तो वह मामला एससी में आ जाता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने की क्षमता किसके पास है?
केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि यदि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति था जिसको जो अधीनस्थ न्यायालय था या जो नीचे का निचला न्यायालय था उसने फांसी की सजा दी थी, अब हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया, तो भी वह व्यक्ति जो है वह सरकार जो है उच्चतम न्यायालय में उसके खिलाफ अपील कर सकती है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति था जिसको अधीनस्थ न्यायालय या निचले न्यायालय ने बरी किया था और हाईकोर्ट ने उस मामले के अंदर उस व्यक्ति को फांसी दे दी, तो मामला पूरा ही पलट गया है। उस स्थिति में भी उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। हालांकि इसके अलावा अपने को बाकी इसके बहुत सारे अधिकार क्षेत्र होते हैं, अपने को जानने की जरूरत नहीं है। अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, भारत के अंदर एक अनुच्छेद है जिसको अपने कहते हैं अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के तहत कोई मामला, या ऐसा कहा जाए कि विशेष अनुमति के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। तो चाहे आपके पास अधिकार है या नहीं है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का, परंतु अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है तो सुप्रीम कोर्ट उस अपील को जो है स्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद 136 के तहत ये बात कही गई है। वैसे ही भारत के अंदर एक अनुच्छेद 143 होता है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है। तो अगर राष्ट्रपति के दिमाग में कोई समस्या आ रखी है, उदाहरण के लिए कि मैं सरकार को बर्खास्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है कि कानून के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। और यहां पर ऐसा भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो जब राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी परामर्श दिया है वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा अपने को एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, हालांकि अपने जब बात करेंगे हाई कोर्टों की तब भी ये बात मैं वापस रिपीट करूंगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का न्यायालय बनाता है, जिसके अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है तो उस निर्णय को आधार मानकर अन्य न्यायालय भी कोई निर्णय दे सकते हैं, या सामान्य शब्दों में ऐसा कहा जाए कि अगर ऐसा किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात जो है वह अपने आप में कानून का रूप ले सकती है। हालांकि इसका एक और अर्थ भी निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किसी को सजा भी दे सकता है। तो यहां पर न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या होता है? न्यायालय की अवमानना का मतलब होता है कि न्यायालय को बुरी, एक तरीके से यह कहा जाए कि न्यायालय की बुरी छवि बनाना। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी भी जो भी निर्णय न्यायपालिका के द्वारा है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, उस निर्णय का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसकी विवेचना नहीं कर सकते, उसको सही गलत नहीं बता सकते? आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप न्यायालय के निर्णय का मूल्यांकन कर सकते हैं, निर्णय का विवेचना कर सकते हैं, परंतु न्यायाधीश के आचरण की बात नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा निर्णय नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, वो अवमानना नहीं है। परंतु अगर आप ऐसा कहते हो कि ये जो जज है ये बिका हुआ है, या ये जो जज है इसने जानबूझकर ऐसा गलत निर्णय दिया है, तो वह न्यायालय की अवमानना होता है। तो आप किसी भी न्यायाधीश के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, आप निर्णय को सही गलत बता सकते हैं। वैसे ही एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होता है वो होता है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और अगर किसी ने नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा कि हमारे निर्णय लागू किया ही जाना चाहिए। अतः सरकार तथा सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य बन जाता है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू करे।
ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये है संघीय न्यायपालिका। अब संघीय न्यायपालिका के साथ अपना जो भाग है संघ वाला वो समाप्त होता है। अब अपने राज्य के प्रशासन की बात करेंगे, राज्य की प्रशासन व्यवस्था की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।